देखता हूँ चलता है कि नहीं। हाँ, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म अ कपल, फॉर्म अ कपल। तो जब दो फोर्सेस, लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी शेप का, उस पे दो फोर्स लगते हैं, एक लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लेट्स से एक लगता है अपर डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसका लाइन इधर आ रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर आ रहा है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इस तरह के फोर्सेस को, जो दो फोर्सेस, मतलब कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ी, फोर्सेस की जोड़ी, ठीक है। तो दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, वो कपल बोलते हैं इसको। नो, कपल मींस पेयर ऑफ फोर्सेस। कपल प्रोड्यूसेस purely rotational motion, purely rotational motion। तो मतलब बॉडी विल रोटेट लाइक दिस, में बॉडी इस तरह से रोटेट करेगा। इट स्टार्टेड रोटेटिंग, बॉडी विल स्टार्टेड रोटेटिंग लाइक दिस वे, ठीक है। तो सो प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो कपल के पास एबिलिटी होती है, वो ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेंगे, लेट्स से स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार। स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील में क्या करते हैं, दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप। अब वाटर टैप को ओपन करते हैं तो दो फोर्स अप्लाई करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। की इनर लॉक, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, की इनर लॉक। तो आप हमेशा क्या करते हैं, दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, और वो रोटेट करता है। इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। लेट्स से दोनों के बिटवीन, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर, बॉयज एंड गर्ल्स? आर यू गेटिंग माय वॉइस ना? Yes, sir. ओके ओके ओके। लेट्स से दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r। Yes, sir. So what is moment of couple? Moment of couple, moment of a couple क्या है, जैसे ability of a couple to produce rotational motion, ability of a couple to produce rotational motion called moment of couple। ओके, मोमेंट ऑफ कपल ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क, इसको भी हम लोग टॉर्क बोलते हैं। कल जो पढ़ा था वो भी टॉर्क था, और इसको भी हम टॉर्क बोलेंगे, इसको टॉर्क। डिफरेंस क्या होता है कि वहां पर एक फोर्स लगता है, यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। तो डिफरेंस यही है कि वहां पे वन फोर्स लगता है तो उसको भी टॉर्क बोलते हैं, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, रोटेट कर रहा है तो भी इसको टॉर्क बोलेंगे। मतलब टॉर्क का मतलब होता है रोटेट करना, मतलब ट्विस्ट। एक फोर्स लग रहा है तो भी रोटेट कर रहा है, दो फोर्स लग रहा है तो भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। कॉपी इंट्रोडक्शन पार्ट कॉपी कर लीजिए।
इसको भी टॉर्क बोलते हैं। हाँ बेटा बोले। सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप वो एक्सप्लेन करो ना। क्यों आप वाटर टैप को ओपन या क्लोज, वाटर टैप को ओपन, एग्जांपल वही तो एग्जांपल है। आप वाटर टैप को ओपन या क्लोज कैसे करते हैं? आप अपने फिंगर से दो फोर्स अप्लाई करते हैं, एक इक्वल एंड अपोजिट, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट, तभी तो टैप घूमता है। सर पर जब हम ओपन करते हैं तब दोनों भी क्लोज करते हैं फिर। अब देखो स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार है, आप कहेंगे मैं स्टीयरिंग व्हील तो एक हाथ से भी चला सकता हूँ, एक हाथ से चलाओगे तो उसको भी टॉर्क पर बोलेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है? इको क्या बेटा? कीन कीन है लॉक। क्या बेटा बोलिए, फिर से बोलिए, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। समझा सर। हाँ तो इसी तरह की ना लॉक होता है, लॉक कैसे ओपन करते हैं? की को जो है दो फोर्स अप्लाई करते हैं, की को रोटेट करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करो? दिस वन। सो तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा? टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, magnitude of one force into perpendicular distance. Copy on this one. Nikita? सर इतना ही से करके हुआ क्या अभी तक सर? हुआ सर हाँ बोलिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको फिर से एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार है, आपका कार चला रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ आई एम लिसनिंग यू, बोलिए। वापस में अपने पे आता नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ साइमल्टेनियस, जैसे साइमल्टेनियस करेंगे तभी तो रोटेट करेगा बेटा, वरना कैसे करेगा? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली लोग दोनों हाथ से कार व्हील को रोटेट करते हैं, कुछ लोग एक हाथ से भी कर लेते हैं। तो एक हाथ से भी रोटेट कर सकते हैं, दो फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो स्टीयरिंग व्हील क्या होता है? रोटेट कर जाता है। तो आप अगर एक फोर्स अप्लाई करेंगे उसको भी टॉर्क बोलेंगे, और दो फोर्स अप्लाई करेंगे उसको भी टॉर्क बोलते हैं। दोनों का फॉर्मूला भी एक जैसा होता है, मिलता जुलता बिल्कुल फॉर्मूला होता है। इज इट क्लियर? सो लेकिन डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। डिफरेंस है इसका, वहां पे एक फोर्स होता है, यहाँ पर दो फोर्सेस होते हैं। एक तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस तो यही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर फॉर्म होता है इसका, आर क्रॉस है, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। Unit everything is same, SI unit
and CGS unit. That is a Newton meter, Band centimeter. डायमेंशन भी निकाला था, वो भी सेम रहेगा. M1 L2 T minus 2. अच्छा, मेथड बनाने का मेथड भी सेम रहेगा. दैट इज डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल कल बताया था ना मैंने. जस्ट हियर कल देखो मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था. डायरेक्शन बताने का मेथड वही रहेगा. ठीक है, दैट्स सेम. एंटी क्लॉक इज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, एवरीथिंग इज सेम. कॉपी इन दिस फॉर्मूला. फिर आपको डिफरेंस बता देते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. Done, sir. Okay, boys and girls, completed by everyone. सर ये मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क क्या है सर ये? दोनों को टॉर्क बोलते हैं, दोनों का नाम टॉर्क है. आप मोमेंट ऑफ Okay, कपल sir. मत बोलो, आप टॉर्क बोलोगे तो भी चलेगा. इट हैज टू नेम बेसिकली. इस कॉल्ड या ऑल्सो कॉल्ड भी बोल सकते हैं. ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क. ऑल्सो लगा दो. ठीक है. ओके, नाउ अब जरा दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. डिफरेंस क्या है? काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट. डिफरेंस देख लो क्या होता है. दोनों टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. सी है जस्ट सी नंबर वन, बोथ आर कॉल्ड टॉर्क. दोनों को टॉर्क बोलते हैं. इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स. दूसरे को भी टॉर्क बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे. मोमेंट ऑफ कपल. अच्छा, दोनों टॉर्क है, दोनों का बोथ हैविंग सेम, दोनों का यूनिट डायमेंशन, एवरीथिंग इज सेम. फॉर्मूला एक जैसे ही लगता है. ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज आर क्रॉस एफ. या टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ऑल दिस थिंग आर क्रॉस एफ. इसको भी आप बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर्मूला वाइज, यूनिट वाइज, एवरीथिंग इज सिमिलर. सब कुछ सेम है. तो डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस क्या है? हियर one force applied. Here pair of forces applied. Applied. That is equal and opposite. Okay. तो दोनों का फिर नाम एक है लेकिन थोड़ा सा चेंज भी हो गया. एक में एक फोर्स, मतलब एक फोर्स मतलब मैंने आपको बताया भी था कि लेट्स से आप यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि ये स्पैनर वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था आपके लिए,
सो मैंने बताया था ये क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन ईयर, ये क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते थे, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते थे लाइक दिस वे, ये फोर्स का डायरेक्शन होता था ये, इसको क्या बोलते थे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फिर हमने यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर लिया था R, ठीक है, और ये एंगल कितना बनता था, थीटा, लाइक दिस वे। इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पर क्या है कि जैसे इस लाइक दिस वे, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि एक फोर्स अगर इधर लग रहा है, अदर फोर्स एक्टिंग दिस डायरेक्शन, तो एक्चुअली वो रोटेट करने लगता है। सपोज अगर यहाँ पे मैं एक्सेस ले लूं, पाइवोट कर दूं, तो ये रोटेट करने लगेगा। आर यहाँ पर क्या होता है, आर यहाँ पर फर्क आ जाता है थोड़ा। आर क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द वायर। एक्चुअली यहाँ पे दो मोमेंट ऑफ फोर्स लगे हैं। सपोज कर लो ये R1 है और इसको ले लेते हैं R2। अच्छा, तो आप देखो ना, ये एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवोट। पाइवोट यहाँ पे, पाइवोट मतलब उसके अराउंड वो रोटेट कर सकता है, पाइवोट एट इट इज, ठीक है, लेट्स से। तो दो टॉर्क लगेंगे, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट इज τ1 प्लस τ2। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज F1 F इंटू R1 प्लस F इंटू R2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, F कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो क्या आ गया, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर, दोनों R क्या होगा, दैट इज R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि टॉर्क में, कपल में बेसिकली दो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला आ जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला एक जैसा है, यूनिट और डायमेंशन सब एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उसमें एक फोर्स लगता है, इसमें RF साइन थीटा था, RF साइन थीटा, RF साइन थीटा। यहाँ पे आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लेते थे हम लोग, याद करो, कल ही पढ़ा था हम लोग ने, R परपेंडिकुलर। तो टॉर्क को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ले सकते हैं, RF साइन थीटा भी ले सकते हैं, R क्रॉस F भी ले सकते हैं, लाइक दिस पे। यहाँ पे भी आप टॉर्क को R क्रॉस F बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। यूनिट वाइज, डायमेंशन वाइज, एवरीथिंग दे आर सेम। लेकिन फर्क है, डिफरेंस है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस बहुत दिख रहा है दोनों में। एक इसमें एक फोर्स दिखता है, इसमें दो। लेकिन नाम से कंफ्यूज मत होना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नाम में दोनों को टॉर्क बोलेंगे। तो न्यूमेरिकल में फिर ना आप ऐसा समझोगे कि अगर एक फोर्स दिख रहा है तुम्हें, तो तुम समझोगे कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स है ये, तो ठीक है। और अगर दो फोर्स दिख रहे हैं तो तुम समझ लेना ये तो कोई टॉर्क जैसा लग रहा है, ये तो मोमेंट ऑफ कपल लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना इसको, क्योंकि दोनों ही बराबर यूज होते हैं। फॉर्मूले भी एक जैसे ही हैं, यूनिट और डायमेंशन भी सब एक जैसे ही है, न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन नाम अलग अलग है। लेकिन दोनों को टॉर्क बोलो। इसका नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, दूसरे का नाम है मोमेंट ऑफ कपल, बट बोथ आर कॉल्ड टॉर्क, बोथ हैविंग सेम यूनिट, सेम डायमेंशन। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आया? और यार ना, मोमेंट ऑफ कपल में बेसिकली दो मोमेंट ऑफ कपल में दो मोमेंट ऑफ फोर्स हैं। देखो मैंने यहाँ प्रूव किया, एक अगर एक ये लिया, दूसरा ये लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर आ गया। समझ में आया? दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, बॉयज एंड गर्ल्स? फर्स्ट डायग्राम में का वेक्टर आर नहीं समझा। वेक्टर आर तो ये कल किया था ना, वेक्टर आर कल नहीं थे क्या? कल नहीं आए थे सर, लास्ट में नहीं था, थोड़ा लास्ट में लास्ट में नहीं था सर। अच्छा ठीक है। नो एक्चुअली ये यहाँ पे ओरिजिन लिया था हमने, इसको ओरिजिन लिया था, दिस इज ओरिजिन।
तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ पे पॉइंट पी लिया था। पॉइंट पी को हम लोग क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, एक्सिस से उसका पोजीशन ड्रॉ करो, पोजीशन वेक्टर आर। तो आर उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा है। तो ये ओरिजिन ले लिया, तो ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ किया पॉइंट पी, तो उसका पोजीशन ओके सर। वेक्टर है। सब पूरा मैं अच्छा वीडियो भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक बात होगी नंबर 1। नंबर Yes. 2, ये तो डिफरेंस हो गया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। सर। हाँ यस, हाँ बोलो, बोलिए आकाश। सर वो PIVOT क्या है? कहाँ बेटा? सर वो सेकंड जो है ना पैर में, वो डायग्राम में वो PIVOT क्या है? पाइवोट, पाइवोट, सर वो सर्कल है ना? पाइवोट नहीं, पाइवोट वो होता है, देखो जैसे मैग्नेटिक कॉम्पास देखा है ना, या क्लॉक देखा है ना, क्लॉक। तो आपने देखा, ये कॉम्पास देखा है, तो आपने देखा कॉम्पास जो है ये मिडिल में पाइवोटेड हाँ। होता है, मतलब इसके अराउंड घूमता है, फिक्स होता है, पाइवोटेड, उसके अराउंड घूमता है। तो ये कहते हैं दिस इज पाइवोट, हाँ। ठीक है। हाँ सर। नो, तो ये तो एक बात है। नो, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थिंग। हाँ, एक कुछ तो और रह गया क्या? हाँ, एक पॉइंट और रह गया, जस्ट वन। कंप्लीट कर लिया हो तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको? एक फोर्स, दो फोर्स, बस ये डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों को टॉर्क बोलते हैं, दोनों का नाम सेम रहता है, और दोनों का यूनिट, डायमेंशन, methods, so everything is similar. Okay, now next is equilibrium of a equilibrium of a rigid body. Equilibrium of a rigid body. रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक इमेजिन किया गया, वैसे ऐसा कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसी कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है। डायमंड इज वेरी क्लोज टू इट। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी, इट डजंट मैटर हाउ लार्ज फोर्स यू आर अप्लाइंग, देयर इज नो चेंज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी इमेजिन करो कि उसमें कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो, उसमें कोई चेंजेस होते ही नहीं, ना तो एक्सटर्नल ना तो इंटरनल, नो चेंजेस हैपन। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी अगर मैं बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि सर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब उसके शेप और साइज में चेंजेस नहीं होंगे। और क्या, शेप और साइज की बात हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एवरीथिंग आपने कर लिया हो तो मैं स्क्रॉल करके पढ़ाना स्टार्ट करूं फिर? Yes. नो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। अच्छा ठीक है, मैं छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं जैसे मैं किसी बिल्डिंग की बात करता हूँ, सपोज कर लो कि आपकी कोई कॉलेज बिल्डिंग है, या आपका बिल्डिंग किसी घर में रहते हैं बिल्डिंग है। आपने देखा है कि वो बहुत ही स्टेबल होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, ठीक है। आप देखते हैं उसमें इतना ब्रिक्स यूज किए जाते हैं, इतना इतना कंक्रीट यूज किया जाता है, इतना आयन के आयन स्टिक्स यूज किए जाते हैं, बट उसमें देखिए सबका वेट तो नीचे की तरफ होगा, तो बिल्डिंग गिर जानी चाहिए, लेकिन गिरती नहीं। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि पूरी बिल्डिंग पिलर्स पे बेस्ड होती है। पहले पिलर बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रूफ को रखा जाता है। तो टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पूरे रूफ का जो वेट होता है, ये पूरा रूफ का वेट नीचे की तरफ होता है। एक्शन, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, तो नीचे प्रेस करता है एक्शन, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर आता है, रिएक्शन फोर्स। तो पूरा जो रूफ होता है ना, वो नीचे आना चाहता है, लेकिन पिलर्स को वो हिट करता है और नीचे की तरफ प्रेस करता है। और पिलर ग्राउंड से अटैच होते हैं, पिलर तो ग्राउंड से अटैच होते हैं। तो पिलर क्या, जैसे प्रेस पिलर्स को नीचे प्रेस करता है एक्शन, तो पिलर क्या अप्लाई करते हैं? रिएक्शन। पिलर ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। ये वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा टेबल का जो प्लेटफॉर्म होता है वो 4 पिलर्स पे होता है। आपने डाइनिंग टेबल देखी होगी, डाइनिंग टेबल का जो प्लेटफॉर्म है
4 पिलर्स पे बेस्ड होता है। तो होता क्या है कि वो नीचे प्रेस करता है एक्शन, वो रिएक्शन देता है ऊपर की तरफ, तो पूरा जो बिल्डिंग है वो पिलर्स पे टिका रहता है। इसीलिए जो पिलर आप देखिए किसी भी घर में कोई भी रिनोवेशन कर सकते हैं, पिलर्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पिलर्स ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, जरा से भी अच्छा, जब सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जितना फोर्स ऊपर की तरफ होगा उतनी ही फोर्स नीचे की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्डिंग इज इन वेरी बिल्कुल बैलेंसिंग कंडीशन में होती है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इसीलिए पिलर्स काउंट करके बनाए जाते हैं कि इतने वेट है, इतने फ्लोर की बिल्डिंग है तो इतने पिलर्स लगने चाहिए। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो कहने का मतलब बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1 कि ऑल द फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड, सारे फोर्सेस बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए। आर यू गेटिंग? तो जस्ट हियर, so there are two types of equilibrium. ठीक है, there are two types of equilibrium. Number 1, translational equilibrium. Number 1, translational equilibrium. Translational equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ कि sum of all the forces should be 0. क्या चल रहा है? Sum of all the forces should be, देखो ना, all the forces should be 0. It means F1 plus F2 plus F3 plus जितने भी फोर्स हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब टोटल फोर्स, अपवर्ड फोर्स, लेफ्ट राइट सब सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो ट्रांसलेशन लिखने में मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा। नेक्स्ट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम sum of all the torque should be 0. just wait, copy करो, I'm just coming. ओके, सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी 0। इसका मतलब क्या है? दैट इज tau1, मतलब बिल्डिंग रोटेट भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग रोटेट कर गया। ठीक है, तो tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 लाइक दिस वे, वो भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब F1 इंटू R1 F क्रॉस R1 प्लस F2 क्रॉस R2, ये R क्रॉस है, सॉरी R क्रॉस है, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3, that is equal to 0. Copy down this equilibrium condition, इसको कॉपी कर लीजिए। The two condition पर समझ में आया दोनों कंडीशन आपको? Copy down the condition first.
डन सर। सर मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो बॉडी मूव नहीं करेगी ना? नहीं, ट्रांसलेशन में आगे या पीछे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल रुका रहेगा। और रोटेशनल में वो रोटेट नहीं करेगा। रोटेट नहीं, अभी बिल्डिंग रोटेट भी कर सकती है ना, तो रोटेट भी नहीं होना चाहिए। जितना क्लॉकवाइज होना चाहिए उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी होना चाहिए। ओके, आई होप सबको इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अच्छा, न्यूमेरिकल करोगे ना तो एक इक्वेशन ये इसको जीरो करके बनाना, दूसरी इक्वेशन इसको जीरो करके बनाना, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो जाएगी, दोनों को सॉल्व करना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आपके पास दो इक्वेशन हो जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नो, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कभी सुना होगा आपने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी बोलते हैं इसको। ओके, हो गया। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ मास तो पढ़ा था, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप कहेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी is a point or position where total weight of the body, total body का weight of the body acts vertically downward. टोटल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, पूरा बॉडी का वेट उस जगह पर एक्ट होता है। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। इज इट क्लियर? मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट। सपोज कर लो कि जैसे मैं समझा रहा हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग ओके एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का ले लो, लेट्स से। तो इसमें सपोज कर लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेट्स से m1, लेट्स से दिस इज m2, लेट्स से दिस इज m3 और एक लास्ट mn। सबका वेट कहाँ पे एक्ट होगा? सबका वेट जो है वो एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। ठीक है, सबका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, like this way. Again this one also.
This one here, like this way. So you see, हाँ, ये M1 था, ये M2 था, ये M3 है, ये Mn है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सबका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेट क्या होता है, लेट्स से M1g, it is M2g, this is M3g, this is Mng। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। हाँ, इधर को मैं पढ़ा तो उसका स्क्रॉल करता हूँ, वेट। तो एक पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG, जहां पे बॉडी का पूरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, पूरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पूरा वेट एक्ट होगा, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बॉडी का पूरा वेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल वेट क्या हो जाएगा, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3, लाइक दिस वे, प्लस 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 WN। तो ये क्या हो जाएगा, M1g प्लस M2g, लाइक दिस वे, प्लस M3g एंड सो ऑन, प्लस 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 Mng। g कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस प्लस Mn इंटू g। तो वेट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे, दैट इज टोटल मास हो जाएगा mg। तो ये जो mg एक्ट होगा ना, टोटल वेट, वो एक पॉइंट पे एक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस हियर, ओपन दिस वन। सर वो डेफिनेशन में ब्रैकेट में CG है ना? हाँ, CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, हाँ, CG, सेंटर ऑफ CGO, या करेक्ट, थैंक यू। डन से। Okay. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक पॉइंट होता है जहां पे टोटल बॉडी का वेट एक्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे होता है क्या? अब ये भी दिमाग में आ सकता है ना आपके, कि आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया, क्या बोथ आर लाइंग एट द सेम प्लेस? तो आंसर इज यस, जनरली इट इज यस। तो एक पॉइंट याद रखना तुम लोग।
ओके सो सर नो होता है या नहीं होता? नो का भी आंसर। हाँ नो भी होता है, जनरली यस होता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता है एक जगह पे, ठीक है। अच्छा तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि एक्चुअली ओके यू आप ऐसे बोल सकते हैं फॉर स्मॉलर बॉडीज, अगर बॉडी स्मॉल है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन साइड्स, दोनों एक ही, जनरली जनरल स्टेटमेंट। जनरली में डबल एल आएगा नहीं, एक सिंगल एल आएगा जनरली, ओके जनरल स्टेटमेंट। बट फॉर बिगर बॉडीज, अगर बहुत बड़ी बॉडी है, फॉर बिगर बॉडीज center of mass and center of gravity are not at the same position, are at different positions, दोनों की पोजीशन डिफरेंट होगी, they will not coincide। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे माउंटेन्स, अब माउंटेन्स के केस में, जैसे मैं एग्जांपल इसमें ले रहा हूँ, माउंटेन्स के केस में, माउंटेन्स तो बहुत बड़ी बॉडी होगी ना, तो वो बेटर वो एग्जांपल बता दे रहे हैं, उसमें सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे नहीं होता है, नहीं। माउंटेन्स में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पे नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी सपोज कर लो ये माउंटेन है, लुक हियर, इट्स अ माउंटेन, तो ऊपर मास कम है नीचे मास ज्यादा है, तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के केस में बताया था कि, और जी के वैल्यू भी मालूम है कि आपने एक्स ग्रेविटेशन में 10th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे आ जाता है, क्योंकि ऊपर वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, वो वेट पे डिपेंड करती है। वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, और आपको मालूम है ऊपर जाते हैं तो जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऊपर जी कम होने लगता है, ऊपर जो है जी कम होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे नहीं होते हैं, कि वेट ऊपर वाले माउंटेन के ऊपर वाले पोर्शन का वेट कम होता है क्योंकि जी कम हो जाता है, और माउंटेन के नीचे वाले पोर्शन का वेट ज्यादा होता है क्योंकि जी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो एक जगह पे नहीं आते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक ही जगह पे रखेंगे, क्योंकि सब छोटी बॉडीज होंगी, वो बहुत बड़ी बॉडीज तो आपको देंगे नहीं, ठीक है। तो याद रखना, और बिगर बॉडीज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट कोइंसाइड, बट जनरली तो हमारे ज्यादातर केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर आएगा। तो कंफ्यूज मत होना अगर मैं सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक ही जगह बोल दूं, या मैं सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दूं, छोटे केसेस में दोनों एक ही जगह पे होते हैं, समझा ना, छोटे केसेस में दोनों एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, लेट्स से हाँ अच्छा मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मतलब उसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करोगे तुम। You got the idea about center of gravity and center of mass. Center of mass तो डिटेल में पढ़ा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना छोटे केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट होता है। और जैसे रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर होगा, डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम प्लेस पे रहता है, ऐसा रहता है। तो छोटे बॉडीज के केस में दोनों दे विल कोइंसाइड, ओके। नाउ कैन स्क्रॉल इट डाउन, हो गया। तो तुम्हारे केस में मैक्सिमम तो एक ही जगह पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अनलेस एंड अनटिल वो स्पेसिफाई नहीं करता है, दोनों एक ही जगह पे रहेगा,
Okay, I hope everybody completed. Yes, sir. Okay, now सर वो नोट लिखने की। हाँ लिख लीजिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ उसे समझाने के लिए। लाइक सपोज कर लो कि सर वो सीजी होना चाहिए ना? हाँ बेटा, ये हाँ, यस यस यस, थैंक यू। नो ओके, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सपोज कर लो कि कोई रॉड है, और रॉड को मैंने दो पिलर्स के ऊपर रखा है। वन पिलर इज हियर और एक पिलर आपका इधर आ गया, लेट्स से, हाँ ये दोनों पिलर्स, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, दोनों पिलर्स। ओके, दीज आर द पिलर्स। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये नीचे आना चाहता है तो ये ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है। और लेट्स से, तो ये रॉड है, दिस इज रॉड। तो आपको मालूम है कि रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? एग्जैक्टली सेंटर पे ही होगा ना। तो ये दो पिलर्स हैं, ठीक है। तो रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर पे होगा। तो अगर इसका सेंटर ले लेते हैं, लेट्स से इसका पूरा लेंथ एल ले लेते हैं, लेट्स से इसका जो टोटल लेंथ है वो एल है, लेट्स से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा ना, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होंगे और वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा इसका। लेट्स से रॉड का मास m है और इसका लेंथ l है, तो l इसका पूरा लेंथ हो गया m, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, दैट इज mg। ऐसे ही होगा ना, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। लेकिन ये जो रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड, ये पिलर्स को नीचे की तरफ प्रेस करेगा। तो पिलर्स क्या अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ? रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे ना। आप R1 बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, R1 R2, दीज आर द रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे। अब जो भी थोड़ी ना दोनों सेम अप्लाई करेंगे, अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक पिलर यहाँ पे है, लेट्स से दूसरा पिलर इधर है, दोनों ग्राउंड के कांटेक्ट में है, और रॉड नीचे आना चाहता है, एक्शन, लेकिन पिलर्स को प्रेस करेगा तो पिलर्स ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करोगे वो तरीका बता रहे हैं। लेट्स से सपोज कर लो ये डिस्टेंस L1 है, सपोज कर लो, और ये डिस्टेंस L2 है, सपोज कर लो। हाँ, तो आपको इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस बताई थी ना मैंने। तो आप न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करेंगे इस टाइप का कभी आता है तो पहले आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कर लेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जैसे ये दैट इज नेट फोर्स शुड बी 0। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले फोर्सेस को प्लस ले सकते हैं, नीचे वाले फोर्सेस को माइनस ले सकते हैं। तो R1 ऊपर की तरफ है प्लस, R2 ऊपर की तरफ है प्लस, लेकिन वेट नीचे की तरफ है तो माइनस। इसका मतलब हमें रिजल्ट क्या मिलता है बच्चे? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना डायरेक्ट, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ऐसे डायरेक्ट यूज करके mg करके इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 बनाने का तरीका मैंने क्या आपको बताया था? नेट टॉर्क शुड बी 0, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, एबल टू अंडरस्टैंड ना? समझ में आ रहा है आपको? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? नेट टॉर्क शुड बी जीरो। यस सर। नेट टॉर्क शुड बी जीरो। इसका यस मतलब टॉर्क कितने लगेंगे? 3। तो नेट टॉर्क शुड बी जीरो। R1 into F1, R2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, छोड़ो। R1 into F1 plus R2 into F2 plus R3 into F3, नेट टॉर्क शुड बी जीरो। क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए टॉर्क के लिए जरूरी है ना कि पहले आपको कहीं पे एक्सिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि एक्सिस को सिलेक्ट करने का मेथड क्या होगा, मतलब सॉरी, कहीं पे आपको एक्सिस अज्यूम करना पड़ेगा। देखो टॉर्क तभी, देखो टॉर्क हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब दिमाग में तो ये होना चाहिए ना, वो रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो किस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, वो पॉइंट तो बताओ जिसके अराउंड वो रोटेट करेगा। तो ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने सिलेक्शन कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो उसको एक्सेस यहाँ पे पाइवोट कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेस ले लेते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ नहीं लेंगे, मैं इधर लेता हूँ, कुछ बच्चे इधर ले लेंगे। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कुछ लोग एक्सेस यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ लोग एक्सेस यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ लोग एक्सेस यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ लोग एक्सेस यहाँ पे ले लेते हैं। आपके ऊपर है, कहीं पे भी एक जगह एक्सेस ले लेना, लेकिन एक्सेस ऐसी जगह से लेना जहां से सारे डिस्टेंस आपको मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ ले ले, आपको ये डिस्टेंस मालूम ही नहीं। अब कोई बच्चा मैं यहाँ पे एक्सेस ले लेंगे, मैं यहाँ पर एक्सेस लूंगा, ले लो एक्सेस, लेकिन ये डिस्टेंस मालूम है क्या तुमको? नहीं मालूम है, ठीक है? निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर पूरा डिस्टेंस L है तो इधर का डिस्टेंस क्या बचेगा? इधर ये L/2 हो जाएगा, फिर ये इधर का L1 है तो इधर क्या होगा? L/2 माइनस L1 हो जाएगा। सारे डिस्टेंस आपको मिलने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है? तो कहीं भी ले लो। चलो मैं यहाँ पे सेंटर पे ले लेता हूँ, सेंटर पे मैं ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर पे ले लिया। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन आई हैव टेकन एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। टॉर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये एक्सेस लूंगा। नाउ दिस विल बी द एक्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1। हाँ, इसका क्या होगा? वेट, लेकिन इसका जीरो आएगा, एक्सेस उधर ही ले रखा है ना, जीरो आएगा। प्लस इसका R2, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आएगा? L2 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन मैंने बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो क्लॉकवाइज होता है वो टॉर्क नेगेटिव होता है। तो तुम ध्यान से देखो कि जो R1, जो अगर तुम एक्सेस यहाँ पे ले रहे हो बेटा, एक्सेस इज हियर, तो R1 उसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? R1 किस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है उसको? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर तुम R2 देख रहे हो तो R2 किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इसको? क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा? एक तो कोई प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा है? ये वाला है, R2 वाला प्लस में होगा, R1 माइनस में होगा। हाँ, तो ये जीरो क्यों लिया? क्योंकि अगर जहां पे फोर्स लग रहा है ना वहीं पर तुम एक्सेस ले लोगे तो फिर वो R की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे मैं बोलूं कि डोर के एक्सेस के अलोंग यहाँ पे हिंजेस होते हैं डोर के, जैसे डोर है, मैंने आपको बताया था कि ये डोर है, अगर यहाँ पे हिंजेस हैं उसके, ये डोर है, इधर हिंजेस हैं, तो आप ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो डोर रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। एक्सेस पे अप्लाई करते हैं तो डोर रोटेट नहीं करता। तो सिमिलरली अगर एक्सेस पे कोई अगर फोर्स लग रहा है तो फिर वो उसको इग्नोर कर देंगे, वो काम नहीं करेगा, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? दैट विल नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जीरो क्यों लिया इसका समझ में आया? बिकॉज एक्सेस आपने इधर ही लिया है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस वजह से ऐसा होगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस इधर चला जाएगा तो R1 L1 इज इक्वल टू R2 L2। फिर 1 और 2 को सॉल्व करके जो फाइंड आउट करना हो कर लो। 1 और 2 को सॉल्व करके जो भी फाइंड आउट करना हो कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्यों? दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन हो गए, तो R1 R2 नहीं मिल पाएगा? मिल जाएगा।
ठीक है, तो आप चाहो तो R1 R2 को रख के सॉल्व कर लो फिर यूजिंग सॉल्विंग R1 एंड R2 सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज mg L2 अपॉन L1 प्लस L2 और R2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज mg L1 अपॉन L1 प्लस L2 इस तरह से आ जाएगी। तो हमेशा न्यूमेरिकल तभी हो पाएगा इस टाइप का जब आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। देखो दो इक्वेशन दो अननोन, तीसरी इक्वेशन नहीं बन पाएगी तुम्हारे पास, ये दो इससे दो ही इक्वेशन कोशिश करना बनाना, क्योंकि दो ही अननोन होने चाहिए तभी ये प्रॉब्लम भी हो पाएगा। एवरीबॉडी से आइडिया समझ में आया प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है? मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं लिया है, कुछ समझाने की कोशिश की है। कॉन्फिडेंस दिस वन, इसको कॉपी कर लेना। सर वो R2 L2 का साइन नहीं चेंज होगा? किसके R2 L2 सर मतलब किसमें कौन से स्टेप में? स्टेप बोलो। इक्वेशन नंबर 2 में, रोटेशनल में सर। तो इक्वेशन नंबर 2 में साइन लिया है ना, तो इक्वल टू 0 थर्ड था स्टेप। ना। हाँ तो थर्ड स्टेप में R1 इधर आ गया ना, फिर हाँ सर उसमें तो प्लस हो गया वो। क्यों? माइनस R1 L1 को लाइट की तरफ ले लो ना, 0 है ना, तो उधर आ जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी ना है, क्या कर रहे हो? कुछ लेफ्ट राइट A इज इक्वल टू B लिखो, जब B इज इक्वल टू A लिखो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ माइनस साइन नहीं, नहीं समझा, दूसरे कलर में लिखा था ना। ना अच्छा ठीक है चलो, R1 L1 ऐसा हो गया तो 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं मिक्स करके, R1 R2 निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट कंप्यूटर दिस वन। लेकिन एक्सेस आप कहीं पे भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम टू वन वेरी करता है। डायग्राम दिखाओ। हाँ डायग्राम ऊपर है सामने, मैं पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेस इज योर कन्वीनियंस। देखो मैं आपको आइडिया दूं, थोड़ा एक्सेस या तो सेंटर पे लिया करो, या तो R1 पे लिया करो, या R2 पे लिया करो। ठीक है, यही तरीका बेटर रहता है। सर नीचे करो।
हाँ कंप्लीट किया। डन सर। ये क्वेश्चन कॉपी करो। सर 2 मिनट ऊपर कर दिखाइए। एक सेकेंड बेटा। हाँ सर होमवर्क है कि नहीं क्वेश्चन पढ़ लो, पहले समझने की कोशिश करो। ये क्यूब जैसा है। स्टैंड क्वेश्चन। क्यूबिकल इसका मास एम ले लेते हैं। हाँ मास एम ले लेते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन, समझ में आता है। टॉपल का मतलब समझते हैं। टॉपल मतलब जस्ट उसको एकदम से जैसे उसको राइज करके एकदम से ना टर्न 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 मतलब टर्न अप कर देना, बिल्कुल उसको टॉपल कर देना, मतलब उठा के बिल्कुल एक जगह दूसरी जगह रख देना, वो ऐसा हो जाए। अच्छा मैं इसमें दिया हुआ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो ब्लॉक स्लाइड तो नहीं करेगा, ठीक है, और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो टॉपल करने के लिए पहले मुझे ये बताओ कि टॉपल करने के लिए ये रोटेट किस पॉइंट पे करेगा। टू गेट टॉपल इट विल रोटेट एट विच पॉइंट। अगर तुम इस तरह से उसको पुश कर रहे हो तो किस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। तुम्हें आगे इसको रोल करना है ना, तुम्हें आगे इसको रोल करना है, स्लाइड नहीं करना है, रोल करना है। तो किस किस पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करेगा। यस एनीवन। बेटा अगर मैं ऐसे करूं, इसको मुझे रोल करना है, इसको मतलब इसको ऐसे टॉपल करके इधर रखना है, तो किस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा वो। एकदम सेंटर पे। सेंटर पे नहीं, ये पार्ट ऊपर उठेगा ना बेटा, इट विल गो लाइक दिस वे, ये पार्ट ऊपर उठेगा ना, सो ये पार्ट ऐसे उठेगा ना, इट विल लाइक दिस वे, तो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा ना, समझा ना। सर वो जो राइट साइड में ले उसके सेंटर में। राइट साइड के ये सेंटर पे कि यहाँ पे नीचे आएगा ना बेटा। तुम ब्लॉक ऐसे रखा है, तुमको टॉपल करना है, तुम इसको पुश करोगे तो ब्लॉक विल कम लाइक दिस वे ना, ब्लॉक विल कम लाइक दिस वे, तो इसके अराउंड रोटेट कर रहा है ना, तुम इसको पुश कर रहे हो ऐसे, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है ना, ये पॉइंट का, ये वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा ना।
तभी तो वो टॉपल होगा, तभी तो वो ऐसे हो जाएगा, उसके बाद वो एकदम से नीचे गिरेगा लाइक दिस में, समझा ना? तो किस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा? इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। ये बात क्लियर हुआ? एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है कि नहीं? समझा कि नहीं? यस। अच्छा, नो, सो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। तो एक काम करते हैं ना, कितने टॉर्क लगेंगे यहाँ पे, एक की दो? कितने टॉर्क लगेंगे? एक तो अप्लाइड फोर्स है, एक टॉर्क ये होगा। दूसरा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, वेट विल कम डाउन। तो दो टॉर्क लग रहे हैं बेटा। जैसे ये दो टॉर्क कैसे लग रहे हैं? ये जो F वाला है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला जो इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज लाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज एक्सेस ऑफ रोटेशन इज हियर। तो इसका मतलब ये रोटेट कब करेगा? व्हेन clockwise torque is greater than equal to anti-clockwise torque. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाले फोर्स को देखो, इसका एक्सेस यहाँ पे, ये डिस्टेंस L है, तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये, तो इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? L होगा, तो F इंटू L। एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज का देखो, एक्सेस यहाँ पे, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, L/2। तो ये हो जाएगा वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। L कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू W/2। तो फोर्स इज, वेट क्या हो जाएगा? mg, तो mg/2। आर्गुमेंट कैसे आया देख लो जरा, चेक करो, समझ में आ रहा है? Why force is minimum force is required is mg/2 just to topple this block? समझा ये क्वेश्चन? You got version girls? ये वेट में वेट एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया, उसको Yes. क्लॉकवाइज किया, ये समझ में आया? ठीक है, इसको समझ लेना एक बार, ठीक है? तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो और इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? चल बाय। कॉपी एंड एग्जिट। Thank you, sir. थैंक यू। चल बाय। ओके, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।